हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेडी असिस्ट हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। इन डेप्थ हम बात करेंगे पूरा डिटेल में कि कंपनी का कारोबार कैसा है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। यानी हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंपनी के बारे में जाननी चाहिए वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर 15 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में दोस्तों ये इशू ओपन होने वाला है। ₹5 की फेस वैल्यू कंपनी ने सेट करी है। 397 से 418 रुपीज़ का प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है। 35 शेयर्स का दोस्तों लॉट है। कुल मिलाकर 1171 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और लिस्टिंग होगी इसकी बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। सबसे तो हम समझते हैं दोस्तों कि कंपनी कारोबार करती क्या है। सो फ्रेंड्स, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर 2002 में स्टार्ट हुई थी और कंपनी का काम क्या है। कंपनी एक हेल्थ टेक और इंश्योरेंस टेक कंपनी है जो मैनेज करती है हेल्थ बेनिफिट फॉर एम्प्लॉयर्स, रिटेल मेंबर्स, पब्लिक हेल्थ स्कीम्स, प्राइमरली सर्विंग इन इंश्योरेंस कंपनीज। अब देखिए इनका काम कैसा है ये आप समझिए। मेडी असिस्ट ऑफर करेगा आपको मेडिकल इंश्योरेंस और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। इनका एक नेटवर्क है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी सबसे पहली बात तो एक मीडिएटर है। मीडिएटर मतलब जो मिडिल मैन होता है, जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है और उसके इंश्योर्ड मेंबर्स है उसके बीच में। सेकंड, इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर जिसमें हॉस्पिटल्स भी आ गए उनके बीच में। और थर्ड, गवर्नमेंट और उसके बेनिफिशियरीज ऑफ पब्लिक हेल्थ के स्कीम्स उसके बीच में। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिकली हम समझ सकते हैं कि मीडिएटर का काम करती है। किसका काम करती है? मीडिएटर का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर कोई एक मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हूँ, राइट, और एक है दोस्तों हॉस्पिटल। अब इसके बीच में इन दोनों को जोड़ने में एक मीडिएटर का काम करता है। वो कौन करता है दोस्तों? मेडी असिस्ट करता है। ये आप समझ जाइए। अब जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने मान लीजिए स्कीम निकाली है पब्लिक के लिए, ठीक है, तो उस पब्लिक से इस जोड़ने के लिए काम कौन करेगा? एक मीडिएटर का, वो करेगा दोस्तों मेडी असिस्ट। इस तरीके से आप समझ सकते हैं मेडी असिस्ट का कारोबार क्या है। दोस्तों, कंपनी कोई भी हो, हर चीज में देखिए कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी, कोई ना कोई वीकनेस होगी। तो हम समझते हैं इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ क्या है? ये दोस्तों इंडिया की लार्जेस्ट हेल्थ बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेटर है इंडिया के अंदर, मतलब लार्जेस्ट, ठीक है। दूसरा ये है कि इनका स्केलेबल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नीड्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी आप मान सकते हैं कि हर चीज़ों को वो देख रेख करता है जो भी हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम में चाहिए। कंपनी एक कॉस्ट एफिशिएंट कंपनी है। चौथा ये है कि दोस्तों कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस के साथ क्लेम सेटलमेंट करती है, इंश्योरेंस कंपनीज का या फिर इंडिविजुअल्स का हो। पांचवा ये है कि दोस्तों कंपनी का लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ। तो ऐसा नहीं है कि एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ, मान लीजिए कोई एक्स इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, उसके साथ कंपनी सिर्फ बहुत छोटे टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का दोस्तों रिलेशनशिप रहता है, मतलब ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। छठा ये है कि दोस्तों उनका डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ ग्रुप है जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है। पैन इंडिया प्रेजेंस आपको कंपनी का नजर आ जाता है। कंपनी डेमोन्स्ट्रेट करती है हिस्ट्री ऑफ इंटीग्रेटिंग एक्विजिशंस विद इट्स बिजनेस एंड कंसोलिडेटिंग इट्स पोजीशन इन द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज। और कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये तो दोस्तों कंपनी की हमने स्ट्रेंथ समझे। रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि दोस्तों कंपनी डिपेंडेंट है सिग्निफिकेंटली ऑन ग्रुप्स अकाउंट्स इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। मतलब कंपनी का दोस्तों डिपेंडेंसी है उन ज़्यादा बड़े कस्टमर्स से जिनसे इनका मेजर रेवेन्यू आता है। क्योंकि याद रखिएगा, फ्यू मेजर क्लाइंट्स ही ऐसे हैं जिससे कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू आ रहा है। जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रीमियम पे बेस्ड है। मतलब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज ऐसी ही होगी अगर दोस्तों किसी इंश्योरेंस कंपनी ने अपना प्रीमियम बढ़ा दिया, राइट, तो इनका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर मैनेजमेंट, मतलब मान लीजिए कि कोई भी प्रीमियम थोड़ा सा घट जाता है तो वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में डिक्लाइन आ जाता है। चौथा ये है कि दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस है वो रिलाय करता है कंटिन्यूड डिमांड्स फॉर बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज बाय इंश्योरेंस कंपनीज, कॉर्पोरेट्स एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर जो बेसिक इंडस्ट्री है वहाँ पर डिमांड आपको खत्म होती हुई नजर आ गई, खत्म इन द सेंस कि लो होती हुई नजर आ गई। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनीज है, अब यहाँ पर ज़्यादा लोग इंश्योरेंस नहीं करवा रहे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों इनका बिजनेस घट जाएगा। मान लीजिए सरकार ज़्यादातर टेंडर नहीं निकाल रही है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, तो वहाँ पर आपको इनका रेवेन्यू घटता हुआ नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों डिपेंडेंसी है। पांचवा ये है कि कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस स्कीम्स। तो मान लीजिए कि वहाँ पर कोई भी प्रोग्राम फंडिंग हुई, प्रोग्राम फंडिंग की प्रॉब्लम हुई, एनरोलमेंट की प्रॉब्लम हुई या फिर डिलेड पेमेंट की प्रॉब्लम हुई, तो ये भी प्रॉब्लम है। कंपनी ने पास्ट में दोस्तों नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट किया है। और सातवां, कंपनी ने इंटेंस कंपटीशन यहाँ पर फेस करा है।
मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसे मीडिएटर्स हैं जो काम करते हैं, लेकिन खास बात क्या है, इसका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है। मतलब ये फर्स्ट कंपनी होगी जो आपको इस स्पेस में लिस्ट होती हुई नज़र आने वाली है, जो सब मीडिएटर का काम करते हैं। आप समझेंगे अरे इंश्योरेंस कंपनी तो बहुत सारी है, इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन ऐसा मीडिएटर वाला जो काम कर रही है वो कोई भी कंपनी ऐसी लिस्टेड अभी तक नहीं है बाजार के अंदर। होपफुली आपको ये समझ में आ चुका होगा। बाकी एक दो और नेगेटिव है, जैसे दोस्तों इनको IRDAI की तरफ से भी थोड़े बहुत नोटिसेस मिले हैं, राइट, क्योंकि इनके कंप्लाइंसेस जो IRDAI के कंप्लाइंसेस होते हैं वो इनकी तरफ फॉलो नहीं किए गए, तो इसलिए इनको उनके भी थोड़े बहुत नोटिसेस मिल चुके हैं। तो ये भी एक कंपनी को लेकर रिस्क आप देख सकते हैं। बाकी कंपनी की दोस्तों बात करते हैं अब रेवेन्यू के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था 31 मार्च 2021 में करीबन 345 करोड़ का। अगले साल वो 412 करोड़ का जाता है, अगले साल 518.96 करोड़ का जाता है। तो लगातार आपने कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त देखी। मुनाफा भी साथ साथ बढ़ता गया। 38 करोड़ से डायरेक्ट मुनाफा कंपनी का हुआ 63 करोड़। देन उसके बाद दोस्तों कंपनी का मुनाफा हुआ 75 करोड़। तो यहाँ पर भी आपने सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी। कंपनी ने अभी 2 क्वार्टर्स के नंबर्स पेश करे हैं 30 सितंबर 2023, तो उसमें दोस्तों कंपनी ने 312 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर इसी पेस पे कंपनी ग्रो करती है तो कंपनी दोस्तों रेवेन्यू कर सकती है अराउंड 624 करोड़ का, और मुनाफा कर सकती है अप्रॉक्स 90 करोड़ रुपीस का। यानी कंपनी का मुनाफा फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी के ऊपर दोस्तों कोई बोरिंग आपको नजर नहीं आएगी। बाकी रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का ठीक ठाक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है दोस्तों कि फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि हम इसकी वैल्यूएशन किस तरीके से नापे, राइट। तो दोस्तों वैल्यूएशंस नापी ऐसे देखा जाए तो नहीं जा सकती, बट जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है वो है 38.87 का, और पोस्ट IPO ये हो जाएगा 64 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का 24.95% का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 19.63 का। प्राइस टू बुक वैल्यू 0 है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों क्योंकि कंपनी एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल लेके आने वाली है, तो हमेशा दोस्तों ऑफर फॉर सेल मेरा ये मानना है कि कंपनी कभी भी उसको लोअर बैंड पर लेकर नहीं आएगी। लोअर बैंड इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कंपनी वैल्यूएशंस नीचे लेकर आएगी, या फिर कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का सोच रही है। मेरा मानना है कि जब OFS आता है तो वो प्योरली होता है अच्छे प्रीमियम पर। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी अच्छी हो सकती है, भली वो OFS ला रही हो या फिर नहीं ला रही हो, ऐसा नहीं कि जो OFS लाती है वो कंपनी खराब ही होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि हाँ OFS जब भी आएगा तो थोड़ा सा प्रीमियम पर ही आपको आएगा, रेदर देन जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, फ्रेश इशू का मतलब तो ये है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी थोड़ा सा लीन हो जाती है, थोड़ा बहुत नीचे लेकर आ जाएगी। लेकिन ऑफर फॉर सेल इसका मतलब ये है कि कंपनी को खास पैसों की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो मार्केट में लिस्ट होने का फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए ऑफर फॉर सेल लाया जा रहा है। या फिर जो एग्जिस्टिंग इनके इन्वेस्टर्स थे वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं, ताकि अब वो हिस्सा बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो भी एक प्रीमियम पे बेचने की कोशिश करेंगे। तो वैल्यूएशन उस तरीके से कंसर्निंग हो सकते हैं। तो फिर क्या मानना चाहिए? देखो इस अगर आप बिजनेस के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये बिजनेस तो ग्रो करेगा। रीज़न सिंपल है, आई थिंक लोग काफ़ी ज़्यादा अब आपको पता ही है कि ज़्यादा हेल्थ के टूवर्ड्स अब बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, हेल्थ के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा लोग ध्यान देने लगे हैं। तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो इनका बिजनेस भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं नज़र आती है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ये कंपनी बहुत बढ़िया हो सकती है, बिकॉज आपके पास एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो मार्केट में लिस्टेड है। हो सकता है कि आगे लिस्ट भी हो बहुत सारी कंपनीज, बट अभी तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है ना, राइट। तो अगर मुझे प्ले करना है तो मेरे पास मेडी असिस्ट हेल्थ केयर के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि इसका एक फ़ायदा आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनी को मिला, बिकॉज सबसे पहली कंपनी में से एक थी, इसलिए अब लार्जेस्ट कंपनी में से एक है अभी, तो ये कंपनी के पास फ़ायदा है। बाकी कितना फ़ायदा हो सकता है, अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट के हिसाब से, तो GMP तो कुछ खास नहीं है। मतलब 12% के आसपास करंट ग्रे मार्केट चल रही है इसकी, यानी ग्रे मार्केट तो कह रही है कि भैया कुछ खास नहीं है ज़्यादा, राइट। तो जब ग्रे मार्केट में कुछ ज़्यादा नहीं है तो ये हम आप मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर अगर लिस्टिंग गेन होगा तब भी काफ़ी स्मॉल लिस्टिंग गेन होगा, या तो नहीं ही होगा। तो अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लगाएं, अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें बिफोर अप्लाइंग इन द IPO। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है IPO को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।